10 ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सवाल जो आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक, यानी मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर से मैंने ट्राई करा ले रखा हूं। कुछ चैप्टर्स के नहीं लिया है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लिया है मैंने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नहीं लिया है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं, इतने खतरनाक सवाल आते हैं कि बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, हार्ड बन जाता है बेटा। लेकिन ये जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, ये आप सबकी डिमांड पर 10 ऐसे सवाल लेकर के आया हूं कि जो आपके कॉन्सेप्ट को ना एकदम अलग लेवल पर लेकर के चला जाएगा बेटा। और इवन आजकल जो आपके प्री बोर्ड में जैसे सवाल पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पैटर्न पर भी आते हैं। और आपका बोर्ड एग्जाम अगर आप जब देखोगे बेटा PYQs का भी, तो उसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पैटर्न पर आते हैं। ट्रेन चैंप्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं 10 ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सवाल जो आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक, यानी मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर से मैंने ट्राई करा ले रखा हूं। कुछ चैप्टर्स के नहीं लिया है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लिया है मैंने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नहीं लिया है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं, इतने खतरनाक सवाल आते हैं कि बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं और सवाल अपने आप खुद ही हार्ड बन जाता है बेटा। लेकिन ये जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, ये आप सबकी डिमांड पर 10 ऐसे सवाल लेकर के आया हूं कि जो आपके कॉन्सेप्ट को ना एकदम अलग लेवल पर लेकर के चला जाएगा बेटा। और इवन आजकल जो आपके प्री बोर्ड में जैसे सवाल पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पैटर्न पर भी आते हैं। और आपका बोर्ड एग्जाम अगर आप जब देखोगे बेटा PYQs का भी, तो उसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पैटर्न पर आते हैं। तो हर चैप्टर से मैंने एक एक सवाल लेकर के रखा हूं। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी बच्चा, लेकिन डेडिकेटेड होगी, अच्छे से ध्यान से सुनना। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो सेकंडों में उड़ा सकता है क्वेश्चन को, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो घूमता ही रह जाएगा बेटा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो कंटिन्यू रहे बच्चा, या ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, तो जुड़े रहना, लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ना और सॉल्व करने का प्रयास करना। ऐसे मैंने शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो शॉर्ट वाली सीरीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर k इज इतना, जहां पर p की वैल्यू 2 नहीं है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10k के पावर 2। कहने के लिए ये सवाल बहुत टफ दिख रहा है बेटा, लेकिन जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओगे, तो वहां पर आपको एक चीज क्लियर दिख रही है। क्या कि हमसे ना यहां पर इस p की वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि मुझे p की वैल्यू बता दो, मुझे बस ये क्वेश्चंस अलग सिनेरियो दे रखा है। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिंपल सा, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या करते हो बेटा? 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर देते हो, 5 5 जा 5 1 जा, तो 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो सेम उसी तरीके से इस सवाल को भी करना है, यानी कॉन्सेप्ट वही है, बस पूछने के तरीके में क्या है बेटा, बदलाव हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 10 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 10 का करते हैं बच्चा। 10 का होता है 2 × 5 और k का होता है बेटा k × k। बट इसने क्या बोला है कि एक फैक्टराइजेशन जहां पर k की वैल्यू ये रखना है बच्चा, p की वैल्यू 2 नहीं रखना है, लेकिन k के जगह पर ये वैल्यू जरूर रखना है। तो बस रख दो बेटा 2 × 5 × k के जगह पर आप एक बार, एक k की वैल्यू क्या है, 3 × 5 × p है बच्चा, और दूसरा k भी वही रहेगा 3 × 5 × p। ये आपका ऑलमोस्ट बन चुका है। 2 एक बार है सब में, 5 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 3 2 बार ले लिया। 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो ये मैंने लिख दिया। p कितनी बार है, p स्क्वायर है। ये आपका बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बस इसमें ना कॉन्सेप्चुअल क्या था, इसमें कॉम्पिटेंसी क्यों देना था कि बच्चा कंफ्यूज हो, वो बार बार p की तरफ ध्यान जाए उसका, क्योंकि यहाँ पर लिखा है p की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, तो वो बार बार p की वैल्यू निकालने लग जाएगा। लेकिन हमें p की वैल्यू निकालने से फर्क ही नहीं पड़ता कि p की वैल्यू क्या रखना है क्या नहीं, हमें बस फर्क ये पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वही क्वेश्चन आपने सॉल्व करा और आंसर को निकाल दिया। समझ में आ गया पहला सवाल। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दूसरा चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा अगर देखता हूँ बड़ा हो जाता है तो बड़ा कर लेता हूँ इसको, अगर विजिबल हो जाए आप लोगों को। आई थिंक अब विजिबल होगा क्वेश्चन। हाँ जी, अब विजिबल है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं अगर आपके सामने इस सवाल को पढ़ूं बेटा, है कुछ भी नहीं, लेकिन आपको ना गलती करवा सकता है कि जब तक आप अपने सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा, जो आप में मेन आपके एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट, अगर वो आपको पता नहीं है ना बेटा, तो ऐसे सवाल में आप बहुत मिस्टेक करने वाले हो। क्या लिखा है, एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x माइनस x प्लस 6x² माइनस 1 इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव x एक्सिस। मतलब आपको इंटरसेक्ट करते हुए एक्स एक्सिस के नेगेटिव वैल्यू को बताना है, पॉजिटिव वैल्यू को नहीं बताना है। मतलब आपको नंबर लाइन पता होता है बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, नंबर लाइन या कार्टेशियन प्लेन बोल दो, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो एक्स के इस साइड पर जो वैल्यू आएगी उसका आंसर आपको बताना है।
ये इतना घुमा फिरा करके दिया है, लेकिन कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये तो एक तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसने लिखा भी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा, जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x के अगेंस्ट में आता है तो जो उसके जीरोस होते हैं वो जीरोस कैसे निकलते हैं, इसका मतलब वो x एक्सिस को कट ही करता होता है। यही तो हमने पढ़ा है बेटा, बट उसने नेगेटिव साइड पर बोला है, तो अगर यहां पर नेगेटिव नहीं लिखता है ना बच्चा, तो मुझे अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका नेगेटिव का पर्पस क्या है। तो ध्यान से इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस x माइनस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करोगे, इसका जीरोस निकालोगे। सिंपल सा फंडा वही है जो आप करते आ रहे हो, लेकिन बस इसने पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल के रखा है ताकि बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए। ये कॉन्फिडेंसी बेस्ड का सवाल जो आता है ना, होता कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 1 जा कितना होता है 6, इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, कौन कौन सा आएगा बेटा 3 2 जा 6, कांस्टेंट अब नेगेटिव तो मिडिल साइन बड़े को जाएगा और ये वाला एज इट इज, तो बस ऐसे रख दो। x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 1, दो का हमने टर्म बनाया तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 1, कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 दे करके 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लिया। एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 है बेटा। अब हम एक बार 2x प्लस 1 के लिए माइनस 1 के लिए जीरो करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 1/2 आ रहा है। और दूसरा एक बार 3x प्लस 1 के लिए जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस 1/3 आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यू बतानी है, हमें पॉजिटिव की वैल्यू नहीं बताना है बेटा। तो जब आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इस क्वेश्चंस में ये हमारे पॉजिटिव साइड को दिखाता है, क्योंकि जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। भले ही वो हाफ है बच्चा, लेकिन है तो पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। यही तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आते हैं, जो जीरो आते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है, उसका मतलब क्या रहता है कि वो एक्स एक्सिस को उतनी बार कट किया हुआ है। अगर यहाँ पर पावर में 2 है, इसका मतलब इसके दो जीरो आएंगे, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को दो बार कट किया होगा, वो दोनों आंसर आ चुके हैं। लेकिन इसने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू बताना, इसीलिए केवल ये वाला आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी ओनली -1/3 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर आपके सामने कुछ ऐसा होता, नन इट नेवर इंटरसेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है या डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते वो जीरो बन करके आता है, या फिर उसका जो ax² यानी यहाँ पर 6 की वैल्यू जीरो होती, तो हम कैटेगरीज बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, -1/3। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। 1/2 क्यों सही नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बोला। अगर इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला होता तो हम x बराबर 1/2 लेते। समझ में आ गई बात। और अगर कुछ नहीं बोला था तो दो आंसर लेते, 1/3 भी और +1/2 भी, जो कि +1/2 कहीं पर है ही नहीं। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बस उसी कॉन्सेप्ट को समझना है जो आप बार बार करते आ रहे हो। बस थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन दिमाग लगाओगे तो सवाल अपने आप उड़ जाएंगे। आपको पता है बच्चा कि जब भी हमारे सामने हाउ मेनी सॉल्यूशंस वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है, हम निकालते हैं बच्चा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। इनमें जो भी रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता देते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से लग रहा है बच्चा। यही तो हम करते हैं ना। इनमें जो भी रिलेशन बिल्ड होता है, चाहे वो तीनों बराबर हो जाए बच्चा, चाहे ये दोनों बराबर ही ना हो, चाहे ये दोनों बराबर होकर के ये ना बराबर हो, तो इन तीनों में से जो भी रिलेशन हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कि आंसर मिलेगा तो एक आंसर मिलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, कि इनफाइनाइट मिलेगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो वो डिपेंड करता है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको बाइफरकेट करते हैं। ये रहा बच्चा आपका a1, ये रहा b1, ये रहा c1, ये रहा a2, ये रहा b2 और ये रहा c2। चलिए भैया बहुत बढ़िया बात है। देखो बेटा, अगर आप चेक करोगे तो यहां पर क्या है, k-1 है। a1 क्या है बच्चा, k-1। a2 क्या है बच्चा, k²-1। अच्छा, k²-1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं बेटा, देखो a² - b² का एक फॉर्मूला बन गया है। k²-1 को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 का, 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर लिखो तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। फिर b1 b2 कितना है, b1 कितना, b1 की वैल्यू 1 है बच्चा, क्योंकि b1 के पास कुछ भी नहीं है तो b1 1 हो गया। b2 कितना है बेटा, k+1 हो गया। और c1 कितना है, c1 राइट साइड में, ये भी राइट साइड में, तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रखो k+1। और यहां पर है बच्चा 1 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। फिलहाल के लिए जब तुम देखोगे बेटा, फिलहाल के लिए जब तुम देखोगे इस सवाल को, यहां पर है k² माइनस का 1 स्क्वायर, यहां पर है 1 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। दैट मीन्स अभी सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है,
लेकिन अगर हम देखें बस इन सबको तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यहां पर के स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, यहां पे वन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। मतलब अगर मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो मतलब ये वाला नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बराबर ही नहीं हो सकते। मतलब 1/2 और -1/2 कैसे बराबर हो सकते? बराबर ही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला मुझे लग रहा है कि ये बराबर नहीं हो सकता है, और जैसे ही C1 C2 बराबर नहीं होता दिमाग कहां जाता है? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन की तरफ। बट हम अभी श्योर नहीं, तो हम सॉल्व करके चलेंगे बेटा। आइए सॉल्व कीजिए। तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। वैसे ही दूसरी तरफ क्या है बच्चा? यहां पर भी 1 अपॉन में k प्लस 1 है, रहने दो इसको। इधर देखोगे तो इधर आ जाएगा k प्लस 1 और अपॉन में ये बनेगा a माइनस बी, मतलब 1 माइनस के और 1 प्लस के। जब तुम ध्यान से देखोगे बेटा, जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये k माइनस 1 से खत्म, तो यहां पर क्या बन रहा है? 1 अपॉन में k प्लस 1 बच रहा है बेटा। यहां पर भी क्या बच रहा है? 1 अपॉन में k प्लस 1 बच रहा है बेटा। ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये k प्लस 1 से खत्म होकर के वहां पर 1 माइनस k बच रहा है, जो कि नॉट इक्वल को दिखाता है। और ऐसा केस तब बनता है जब आपकी लाइन क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है, और पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन बनता है बेटा। क्या बनता है? नो सॉल्यूशन। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे जिसमें आपका दिमाग यूज हो जाए, तो वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड का सवाल बन जाता है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। रुकना नहीं है, आराम से सवालों को देखते जाओ और सॉल्व करते चले जाओ, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ना बस दिमाग का खेल होता है बेटा। अगर तुम इसको ये मान करके बैठे हो कि कॉम्पिटेंसी बहुत टफ आता है, तो ये शायद भरम है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवालों को आप सेकंड में उड़ा सकते हो। अब देखो बेटा, इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन है कुछ भी नहीं। जब तुम पढ़ोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। कहने का पर्पस क्या है? तुमसे कॉमन डिफरेंस ही तो बोल रहा है बेटा, बस लिखने के लिए उसने अलग लैंग्वेज यूज करी है कि इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस करते हो तो कॉमन डिफरेंस ही निकालते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी के सवालों में हम क्या करते हैं कि दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालते हैं। तो बस यहां पर भी डिफरेंस निकालो। ये रूट का 6 है बच्चा, ये रूट का 6 है, और रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2√6। रूट इसको लिख सकता हूं 3√6, इसको क्या लिख सकता हूं? 4√6 एंड सो ऑन। तो इसने बोल रहा है कि डिफरेंस जो है ना वो 3√6 है। कैसे भैया? इसमें से माइनस करके देखो जरा। 2√6 में से √6 माइनस करोगे तो केवल √6 बचता है। इसने क्या कर दिया है? प्लस करके बताया, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म। अब जब असर्शन ही गलत तो पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत, तीसरा वाला भी गलत, केवल चौथा सही है। तुम्हें रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे रीजन तो तुम्हारा दिख रहा है कि सब में √6 का कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर लिख करके दिखाया, तो ये आपका एपी में है ही सवाल। तो कहने का पर्पस बस देख रहे हो, कॉम्पिटेंसी बस नाम का होता है बेटा। दिमाग से सारी चीजें क्लियर कर दो एकदम कि कॉम्पिटेंसी मतलब कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आगे रखे हैं बेटा कि जो डायग्राम देख करके तुम डर जाओगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अपने कॉन्सेप्ट पर अपनी बात मानोगे कि जो तुमने 10th में पढ़ा है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, अगर वो अच्छे से तुम्हें पता है, तो आई गारंटी यू मेरे रॉकस्टार की चाहे कैसे भी सवाल आ जाए ना, तुम उसको 1 मिनट सोचने में लगाओगे और 30 सेकंड में सॉल्व करके देख दोगे। अगले सवाल पर आते हैं। देखो कुछ इस तरीके का सवाल। अब ये सवाल पर 5-5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। देखो ये 5 नंबर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोला भी है, 5 नंबर के सवाल आते हैं। है कुछ भी नहीं बेटा, है कुछ भी नहीं। देखने पर इतने डरावने लगेंगे कि तुम सवाल को सॉल्व करो तो छोड़ो, पहले ही छोड़ दोगे, देखोगे भी नहीं इसकी तरफ। चलो भाई पलटो, ये तो मुझसे बनने वाला नहीं। लेकिन जब मैं तुम्हें इसको पढ़ करके दिखाऊंगा और जब तुम हर एक चीज को इसमें इंडिकेट करोगे, आप सवाल सेकंड में उड़ जाएंगे बेटा। आ जाओ, देखो क्या करना है। इसमें यह बोला है कि इन द गिवन क्या लिखा है? हेलो, ठीक है ना बेटा, सब कुछ सही है ना? हाँ चलो, क्या लिखा? इन द फिगर बिलो PQR आर कोलिनियर। देखो भैया PQR कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। जैसे ही इन्होंने बोला है PQR कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। P एंड Q सेंटर है दो सर्कल के, ठीक है। P लाइज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, विद सेंटर वो जैसा कि दिया है। R इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। देखो बेटा यहां से इसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर Q तक की, और उसके आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बेटा मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल है बच्चा 15 है। तो तुम मुझे बताओ, अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर यहां से यहां तक 10 है और यहां से P तक 15 है, तो ये वाली कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना? 5? अरे ये सर ना जल्दी बताओ, 5 हो जाएगी ना बेटा? कौन सी वैल्यू सर? ये O Q से P 5 होगा, तभी तो दोनों मिलकर के 15, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है 15 सेंटीमीटर। चलो सर
अब देखो ये वाला सर्कल देख रहे हो आप, ये वाला सर्कल देख रहे हो, ये छोटा सा जो सर्कल है, इस सर्कल का क्यू सेंटर है, तो इस हिसाब से तो ये क्यूपी रेडियस बना, क्यूपी रेडियस बना, तो इससे टेंजेंट पर, यानी इस सर्कल को जो ये लाइन यहां पर टेंजेंट, यानी ये देखो पॉइंट, अगर मान लो आर इस छोटे वाले सर्कल को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो क्यू से टी भी आपका क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। देख रहे हो, बस वैल्यू निकालते चले जाओ। क्यूटी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्यूटी पाई वाली वो क्यूटी नहीं, यू आर सो क्यूटी, नहीं वो क्यूटी नहीं बेटा, ये क्यूटी इधर है, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है बेटा। समझ में आया कैसे बराबर हुआ, क्योंकि क्यूटी जो है वो बराबर है क्यूपी के, क्योंकि ये दोनों क्यों है बच्चा, ये दोनों रेडियस हैं, कौन से, स्मॉल रेडियस है स्मॉल सर्कल के। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बस डायग्राम बनाते जाओ। अब इस P से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, मतलब R से इस बड़े वाले सर्कल को जो मिलाने वाला इस पॉइंट को, इसका नाम मान लेता हूं S है बेटा, इसका नाम मान लेता हूं क्या बच्चा, S है। ये रहा S, ये रहा QT। अब ध्यान से देखो, बस मुझे 2 ट्राइंगल दिखते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, देखो ट्राइंगल, एक दिख रहा है आपका RQT और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा बेटा, RP और S। 2 ही ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला है एक RTS, ये वाला बच्चा, और ये वाला। अगर मैं इनको प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि हम चैप्टर सिमिलर ही पढ़ते हैं, अगर मैं इन दोनों को प्रूव कर दूं कि ये दोनों सिमिलर हैं बेटा, तो हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि बीपीटी थ्योरम तो सिमिलर ट्रायंगल में ही लगती है। और बीपीटी लगा देंगे तो जो भी वैल्यू हमसे पूछा रहेगा हमसे निकाल देंगे। वैल्यू पूछा किसका है, फाइंड द रेडियस पॉइंट पी, मतलब हमसे पीएस का इसकी वैल्यू पूछा है। तुम मुझे बता बेटा, दिमाग में अपना दिमाग लगा, इसकी वैल्यू क्यूआर की वैल्यू दे रखा है 10, अगर मैं इस क्यूआर की वैल्यू देख लूं 10 है, और पीक्यू की वैल्यू 5 है, मतलब पीआर की वैल्यू कितना दे रखा है 15, क्योंकि 10 प्लस 5 15 हो जाते हैं। और इधर क्यूटी की वैल्यू दे रखा है 5, तुमसे पीएस की वैल्यू पूछ रहा है। आ गया 2 ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल वाले को देखने में कितने डरावने थे बेटा, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके जब तू 2 ट्राइंगल में करेगा अपने कॉन्सेप्ट में जो तू पढ़ते आया है बच्चा, तो बस लगा देगा, बीपीटी अपने आप प्रूव हो जाएगा। बट ये 5 नंबर का है, तो ये जो तू कर रहा है ये 2 नंबर का, लेकिन पहले तुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चा, ये दोनों सिमिलर हैं। 3 नंबर के वो हैं, 2 नंबर के आपको ये बीपीटी लगाओगे 5 नंबर अपने आप मिल जाएगा। कहने का पर्पस समझ में आया। अगर सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर का सवाल होता तो बस इसी तरीके से डायग्राम बनाते, दोनों को अलग करते, बीपीटी थ्योरम लगाते, आंसर कर देते। बट इसने 5 नंबर का बोला है और इसने ये नहीं बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब कैसे प्रूव करोगे, देख बेटा, इन दोनों ट्राइंगलों में ये R इस वाले R के बराबर है, क्योंकि देख बेटा इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में R एंगल कॉमन है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल R बराबर एंगल R, कॉमन हो चुका है। दूसरा एंगल T जो है बेटा वो 90 डिग्री एंगल S के, तो एंगल T जो है वो एंगल S के 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है 90 डिग्री। मैंने जस्ट समझाने के लिए तुम्हें बताया कि सपोज कर लेना 90 डिग्री है। अब जब दोनों एंगल से 90 डिग्री बराबर हो गए तो बाई ए क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल दोनों क्या है बच्चा, सिमिलर है। देख रहा है बेटा, देखने में पहले कितने डरावने थे, लेकिन है कुछ भी नहीं। तूने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पर सवाल उड़ गए। अब बस लगा दे बीपीटी थ्योरम। देख यहाँ लिखा पी क्यू, छोटा अपॉन में बड़ा, तो यहाँ पे लिया हमने पी क्यू, तो यहां से पी क्यू लिया तो अपॉन में बड़ा कौन सा ले लेगा बेटा, आरपी, बराबर यहां पर क्या है बेटा, क्यूटी है, छोटा लेंगे तो यहां से बड़ा ले लेंगे पीएस या एसपी। तो बेटा पीक्यू की वैल्यू कितना है, पीक्यू की वैल्यू 10, यहां पर हम नीचे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चलो यहां पर ले लेते हैं, तो 10 बटा आरपी की वैल्यू कितना है बच्चा, आरपी की वैल्यू 15 है, इक्वल्स टू यहां पर क्या है, छोटे की वैल्यू 5 है, अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 75 और इतना, तो x बराबर 75 अपॉन में 10 मतलब 7.5। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 7.5। तो हमसे रेडियस पूछा था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। बदल बदल करके कुछ भी दिया जाएगा, तुम ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको फिर से कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को वापस से देखना बेटा, बहुत आराम से समझाया। स्टिल नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना कि सर एक बार इस वाले सवाल को और बता दो, तो मैं अपनी 7 बजे वाली क्लास में जो आता है वो लेकर के आता हूँ। अब बेटा एक चीज और तुम्हें बता दूं, मैं बोल रहा था ना बेटा कि तुम्हें चाहिए कि सर ऐसे सवाल हमें प्रैक्टिस करने, और अगर मान लो किसी सवाल में प्रैक्टिस में करते वक्त तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे सवाल ही मैंने अपने जो सैंपल पेपर बनाए हैं ना बेटा, 10 सैंपल पेपर मैथ्स के,
उसमें पूरा का पूरा ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवाल 5 को स्टैंडर्ड मैच करा है आपकी फ्रॉम 1st to 5 जो मॉक पेपर है मतलब सैंपल पेपर है बेटा वो आपके बोर्ड लेवल का है, और 5 ऐसे बनाए जिसमें कॉम्पिटेंसी 50% डाल रखा है बच्चा, जो आपको करके बहुत मजा आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाए, ऐसे सवाल हो जाए, और ऐसे सवाल अगर सॉल्व नहीं होते तो आप इन सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाए कि सर आप लाइव आकर के भी करा दो, तो बेटा अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में क्या करना होगा, लिंक लगा हुआ है सैंपल पेपर का, उस सैंपल पेपर को जाकर के खरीद लो। कैसे दिखाता हूं, या अगर लिंक नहीं लगा हुआ है तो इस चैनल पर चले जाओ जहां पर आप देख रहे हो, लाइव सेक्शन में चले जाओ, कोई भी वीडियो, अभी देखो मैंने मिशन 95 प्लस वाले का जो पहला चैप्टर लिया था बेटा, उस वाली क्लास के नीचे ही चले जाओ। इसमें डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे बेटा, तो यहां पर आपकी क्लास लगी, अभी जाकर के खरीद लो, वरना इसकी प्राइस हो सकती है बढ़ जाए बेटा, फिर मुझे मत बोलना। अभी 500 प्राइस है, मे भी हो सकता है ये 500 से कुछ रुपए बढ़ जाने वाली है, तो जाकर के जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। देखो सैंपल पेपर है, मैं रिकमेंड करूंगा मेरे रॉकस्टार कि इन सवालों को तू करेगा जब ना, तुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी जाकर के ऐसे सवाल को तू, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दे रहा हूं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा बेटा, ये मैं प्रैक्टिस भी लाइव आकर के भी करवाऊंगा ऐप पर, यूट्यूब पर नहीं ऐप पर करवाऊंगा। तो ये 499 अभी दिख रहा है, लेकिन कोड याद रखना आनंद K10, कोड आपको याद रखना है बच्चा, आनंद ANAND K10, ये कोड आपको अप्लाई करना है। इस कोड को अप्लाई करने के बाद ही आपको इस प्राइस में मिलेगा। फिलहाल अभी 499 है, मुझे लग रहा है कि आज रात तक ये बढ़ जाएगा प्राइस, या मतलब जब आप वीडियो देखो हो सकता है कि उस मोमेंट पर बढ़ चुका होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप देख रहे हो आज के आज, तो इसको जल्दी से जल्दी जाकर के परचेस कर लेना। अगर बढ़ा भी होगा तो 10-15 रुपए बढ़ा होगा बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम परचेस कर लो। अगर कुछ तुम्हें लगता है 1500 रुपए, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वो पैसे वापस करवा दूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तुम जाकर के अभी के भी परचेस कर लो, लेकिन और ज्यादा प्राइस ना बढ़ जाए बेटा, तो इसके लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जाकर के परचेस कर लो। बहुत बेस्ट है बेटा, कंटेंट बहुत सॉलिड है, कुछ इस तरीके के सवाल उसमें दे रखे हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। इन सवाल को देखिए क्या महाराज कह रहे हैं, PQR ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है कि मुझे मेजरमेंट बता दो, कौन से QPR, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इस थीटा, यहां पर कोई थीटा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब इसकी वैल्यू हमसे पूछता है तो इसके सामने वाला वैल्यू ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और इसको मैं मान लेता हूं क्या नाम है कि आपका हाइपोटेनियस होता है ये बेटा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो तुम्हें जो यूज करना है वो करो। तो tan थीटा इजी पड़ता है बेटा, तो tan थीटा यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 2√3x अपॉन में बेस क्या है बेटा 2x, 2 से खत्म, x से खत्म। तो अगर tan थीटा की वैल्यू √3 है बेटा, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan से खत्म, थीटा बराबर क्या आ गया बेटा 60 डिग्री, काम खत्म। बस इतना ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, और वर्क पूछा तो दिखाने के लिए हमने दिखा दी। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवाल है। आप जाओगे तो CBSE के पेपर है वॉल्यूम 4, जो CBSE ने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, उसको जाकर के देखो, आप वहां से अच्छे तरीके से कर लोगे बेटा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। कुछ ये सवाल है, देखने में डरावने लगेंगे, लेकिन है चुटकी बजाते हुए, एक सेकंड में क्वेश्चन के सवाल उड़ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 टेंजेंट है, NOR, QN की वैल्यू, QN की वैल्यू x दे रखा है, और PO की वैल्यू भी x है। अब बेटा टेंजेंट का रूल तुम्हें पता है कि मेरे चैंपियंस P से O, P से R बराबर होगा, तो ये भी x हो जाएगा। Q से N और Q से R भी बराबर है, तो ये भी x हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एंड QMP कहां गया भैया, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मेरे चैंपियंस क्या दे रखा है, इक्विलेटरल। लो भैया, अगर ये x प्लस x मतलब ये x प्लस x मतलब ये 2x है बच्चा, तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब पूछा क्या है तुमसे, एक्सप्रेस द लेंथ। लो भैया mn का पूछ रहा है, mn मतलब ये पूरा इन टर्म्स ऑफ x, तो पूरा क्या हो जाएगा 2x प्लस x, मतलब हो जाएगा बेटा 3x। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। कितना इजी पीजी सवाल है, देखने में डरावने तुम्हें लगेंगे, लेकिन होते कुछ नहीं है। डरना नहीं है बेटा, अगर कभी बाई चांस तुम्हारे सामने ऐसे सवाल आते हैं, डरो मत, अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखो, जो तुमने पढ़ाई करा है, और डेली शाम को 7 बजे आ जाओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। ऐसे सवाल वहां पर, इससे बेस्ट सवाल, और ऐसे सवाल हम लोग 7 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, जो हर दिन शाम को 7 बजे चलती है। ये लो बेटा, इतना बड़ा सवाल है ना, देख करके बच्चा पहले ही छोड़ के भागेगा, लेकिन अगर एक बार ध्यान से देखेगा ना सवाल को, 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। केवल फॉर्मूला पुट करना और आंसर खत्म कर देना है, केवल फॉर्मूला पुट करना, आंसर खत्म कर देना। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक सर्कल है, डिवाइडेड है इक्वल सेक्टर बाय 4 स्ट्रेट लाइन में। 4 स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 8 एंगल बनाना। किसी भी सर्कल को अगर हम 4 लाइनों में डिवाइड करें, 1 2 3 4, तो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एंगल कितने बन रहे हैं बेटा
8 एंगल बन रहे हैं। तुम बस इतना ही दिमाग का खेल लगाना था बेटा, कॉन्सेप्ट हमें इतना ही पता है, जितनी लाइनें सर्कल को डिवाइड करती हैं उसका डबल एंगल बनता है। अगर दो लाइन सर्कल को डिवाइड कर रही है तो 4 एंगल बनेंगे, चार जो लाइन सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 एंगल बनेंगे, और अगर 8 साइड डिवाइड कर रहे हैं तो 16 एंगल बनेंगे बेटा। और हमें क्या पता है कि एक सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है टोटल वो कितना होता है 360, उसको 8 से डिवाइड कर दो तो बचेगा कितना 45 डिग्री। मतलब हर एक एंगल बेटा कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, हर एक एंगल जो है, हर एक कॉर्नर वाला, हर एक सेक्टर, बेसिकली ये आपको एक सेक्टर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, एक सेक्टर है, ये भी एक हिस्सा क्या है बेटा, सेक्टर है, ये भी एक पिज्जा का एक पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये हमारा लार्ज पिज्जा होता है ना जिसमें 8 स्लाइस होती हैं, स्लाइस नहीं वो सेक्टर ही होते हैं बेटा। तो इतने डिग्री का एंगल बनता है वो, क्यों बोलते हैं ना 8 स्लाइस बना देना, तो वो कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का होता है। अब से अगर तुम्हारे सामने कुछ पिज्जा वगैरह आते हैं और 8 लोग दोस्त लोग कर रहे हो तो उनको बताना कि देखो ये जो स्लाइस है ना बेटा ये 45 डिग्री पर कट की गई है, क्योंकि हमें पता है इक्वल 4 लाइनों में डिवाइड करा जाता है तो 8 स्लाइस बन जाते हैं, वो 8 स्लाइस मतलब 8 सेक्टर बन जाते हैं, और वो सेक्टर पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 45 डिग्री। अब जरा इसको देखो, डायग्राम को अच्छे से देखना। अगर ये कुछ उस तरीके का गेम नहीं जो मूवी में चलता है कि ये राउंड राउंड घूमते रहते हैं, अगर मैं इन सबको एक प्लेस पर लाऊं, मतलब किसी एक सेक्टर में इंक्लूड करूं, देखो इधर वाला ये है कलर है, ठीक है, ये वाले को घुमा करके इस वाले को कलर कर दूं, यहां पर रख देता हूं बच्चा। फिर क्या करूंगा, तीसरा वाली लाइन कहां पर है, ये वाला है, इसको भी घुमा करके लाता हूं, यहां पर कर देता हूं, देखते जाओ, बस इतना ही दिमाग लगाना था बेटा। ये इतना डरावना है लेकिन है कुछ भी नहीं। मान लो ये हमने कलर करा है, इस वाले को घुमा करके ये वाला कलर कर दिया हमने, फिर ये वाला घुमा करके लाया, यहां पर फिर से हमने कलर कर दिया, इसके बाद ये वाले को घुमा करके लाया, यहां से हमने कलर कर दिया, और ये वाला घुमा करके लाया यहाँ पे। मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया बेटा, कलर हो गया। मतलब जितने कलर इधर उधर थे सबको मिला करके, जैसे सुडोकू वो आप लोग बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, क्यूब बनाते हैं ना, सबको अलग अलग कलर को मिला करके एक जगह कलर लाते हो, तो हमने क्या करा, इन सभी को एक कलर कर दिया, मतलब एक हिस्सा, एक सेक्टर हमने कलर कर दिया। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस, अरे बेटा बस इस रेडियस, ये दोनों रेडियस ही तो होता है, अरे ये दोनों स्लाइस जो होते हैं ये दोनों रेडियस ही तो होता है, इसमें रेडियस बनाता है। अब ये हमारा एक सेक्टर का काम कर रहा है, और ये जो सेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर, काम खत्म बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, मतलब 45 बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटा 7, क्योंकि इसने कुछ दिया, हाँ दिया है, पाई की वैल्यू क्या लेना 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है, और इसकी टोटल एरिया दे रखा है 27 का। इसने बोला ना कंबाइंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का मतलब इन सभी को मिलाकर के एक जगह लाया तो एक सेक्टर बना जिसका कंबाइंड हमें वैल्यू दे रखा है 77। तो भैया कट करो, इससे कट करोगे कितना 8 बार कट करोगे, इससे कट करोगे बेटा कितना 2 बार, और ये 11 बार, 2 से कट किया 4 टाइम्स, तो यहां पर क्या बना आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 11 7 जा होता है 77, तो यहाँ पर 7 ये वाला नीचे जाएगा उधर जाएगा तो ये भी 7, और ये 4 इधर जाएगा तो इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो आर बराबर 7 इंटू 2 मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। जो आपसे पूछा ना व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का, यहां से ये वाले पूरे का सर्कल का कितना रेडियस होगा भैया, वो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, नहीं एक कराता हूं, इसके बाद एक होमवर्क दूंगा बेटा। आइए इस सवाल को देखते हैं। प्रतीक हैज ब्लू एंड ग्रीन। देखो ये सवाल है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन क्वेश्चंस इतना इजी है ना बच्चा, इतना इजी, बस दिमाग का खेल है। दिमाग नहीं अगर है ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है ना, तो तुम इसको लगाते लगाते थक जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो क्या बोल रहा है, प्रतीक के पास ब्लू और ग्रीन कलर का कॉइन्स है सेम साइज का एक बैग में, ठीक है बेटा, सेम साइज का एक बैग में कॉइन्स है, कौन कौन से कलर का, ब्लू और ग्रीन का है। ही हैज 50 कॉइन्स ईच, मतलब 50 कॉइन जो है वो ब्लू का भी है, 50 कॉइन्स क्या है ग्रीन का भी है, 50 ईच बोल रखा है। ही इज रैंडमली पिकिंग अप 1 कॉइन एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। सही बात है, बैग में से निकालोगे तो रिप्लेसमेंट करोगे नहीं। ही डज नॉट सिट, ठीक है भैया वो नहीं देखता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स ही वुड हैव टू पिक द डेफिनेटली गेट अ पेयर ऑफ ब्लू और ग्रीन कॉइन्स। इसी से बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही पकड़ना था बेटा। मान लीजिए तुम्हारा बैग है बच्चा, इस बैग में 50 जो है ब्लू कलर के हैं, मान लेता हूं ये इस तरीके से समथिंग कुछ मान लेता हूं, और यहां पर कुछ 50 जो है बेटा ये ग्रीन कलर के हैं, मान लेता हूं, सपोज कर लें, तुम्हें दिखाने के लिए दिखा रहा हूं बच्चा। अब तुमने आंख बंद करके एक निकाला पिक, तो इसमें से निकाला एक,
तो ब्लू हो गया बेटा। मान लो दूसरा निकाला आंख बंद करके तो ग्रीन हो गया बच्चा। फिर तीसरी बार जाओगे तो इन दोनों में से ही तो कोई निकलेगा, चाहे वो ब्लू का निकले चाहे वो ग्रीन का निकले, तो पेयर बन जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइंस, मतलब कितने क्वाइंस मैं निकालूं सबसे कम प्रोसेस में कि मेरा एक पेयर बन जाए। अब वो पेयर किसी का भी हो सकता है, वो पेयर ब्लू का भी हो सकता है, वो पेयर ग्रीन का। पेयर का मतलब होता है 2 बॉल एक साथ निकल जाए, बस एक पास। तो पहली बार निकालेंगे तो कोई पेयर नहीं बना, दूसरी बार निकालेंगे तो भी कोई पेयर नहीं बना, क्योंकि दूसरी बार हो सकता है ग्रीन का निकल जाए। लेकिन तीसरी बार जब आप निकालोगे तो तीसरी बार कंफर्म है बेटा कि ब्लू और ग्रीन में से ही कोई ना कोई एक क्वाइन निकलेगा और किसी न किसी एक को पेयर बना देगा। दैट मींस मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइन हमें जरूरत पड़ेगी 3 क्वाइन की, 1 क्वाइन की नहीं, 2 क्वाइन की नहीं, 3 क्वाइन की हमें जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम मेरे चैंपियंस आराम से क्वाइन को देख सको। बस इसका कॉन्सेप्ट इतना था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस थिंकिंग की एबिलिटी तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है, तुम कितना सोच सकते हो, उसका पेयर बना सकते हो, वही तुम्हारा आंसर बनेगा। ठीक है, लास्ट सवाल ये तुम्हें मैं होमवर्क देता हूं, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे एक्सप्लेन करते हुए कि इसमें से इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ है तुम्हारे साथ क्वेश्चंस का है। कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन दे रखा है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना। मैं हर दूसरे या हर वीक में आपको ऐसे 10-10 क्वेश्चनों के या 5-5 क्वेश्चनों की जो है आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो। और आपको एक काम करना है, डेली 30 क्वेश्चंस लगाते रहना और शाम को 7 बजे वाली क्लास में आते रहना। समझ में आ गई बात? 7 बजे वाली क्लास तो भूल के भी मिस मत करना बेटा, मैं वादा करता हूं। ये मत सोचो कि 7 बजे पढ़ाता कौन है, ये सोचो कि 7 बजे मैथ तुम्हारा दूसरे पर छोड़ के तुम आ रहे हो। भरोसा वादा करता हूं बेटा, 7 बजे वाली क्लास में तुम जब आओगे ना, तुम अपने आप को ये मान जाओगे कि 7 बजे मतलब मैथ्स का टेंशन खत्म है, तुम बाकी सब्जेक्ट दिन रात पढ़ो। 7 बजे आकर के मैं जितना बोलता हूं, जितना पढ़ाता हूं, उतना पढ़ लो। मेरा नाम भी याद रखोगे नहीं, बस इस तरीके से याद रखना, 7 बजे वाली क्लास में चलना है। 7 बजे मतलब 7 बजे 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, प्रॉपर तरीके से डेली रिवीजन होता है बेटा, उसको आकर के देखो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जाकर के उनको देखो। आप रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में भी देखोगे। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर लाइव सेक्शन में जाओगे ना बच्चा, जो हमारा यूट्यूब चल रहा है, जो हमारी क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस पर सिंपल से चलोगे 7 बजे, जैसे ये रियल नंबर का भी है, 7 बजे ही क्लास हुई है बच्चा। ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र सीरीज जाकर के देखो आप, इतना बेस्ट कंटेंट इसमें दिया है ना बेटा मैंने, कि वो सवाल डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 7 बजे वाली क्लास को पहली चीज है। और दूसरा, सैंपल पेपर लेना मत भूलना बेटा, चाहे तुम्हें मैथ्स का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, साइंस का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, सबके सैंपल पेपर इसमें इंक्लूड है। किसी भी मेरी वीडियो में चले जाओ, किसी भी मेरी वीडियो में चले जाओगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर ओपन करके आपको दिखेगा, यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन में आप सैंपल पेपर पर क्लिक करो और क्लिक करके जल्दी से जल्दी जाकर के बाई कर लो। कोड याद रखना, आनंद K10। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे चैंपियंस, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद।